नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं आरएसएन सिंह सर जो हमको बताएँगे, एक ब्रिगेडियर साहब के ऊपर एक असॉल्ट होता है क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को जाके बोला कि साहब आप एक पब्लिक प्लेस में बैठ के और गलत समय पे, गलत जगह पे बैठ के आप शराब पी रहे हैं। और ये चीज़ होती है पुलिस स्टेशन के सामने, ज़्यादा दू सामने तो नहीं मतलब ज़्यादा दूर नहीं। बंदे पकड़े जाते हैं, 3-4 दिन लगते हैं उनको, बंदे फाइनली पकड़े जाते हैं, ये वो। बट इसके अंदर एक पैटर्न है और ये पैटर्न नया नहीं है। आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक, और यार इतना तो सिविक सेंस बनता ही है कि यार आप किसी पब्लिक प्लेस में जहाँ पर लोग अपनी फैमिली लेके घूम रहे हैं, उस समय पे आप ऐसे वहाँ पर बैठ के आप शराब पिएँगे तो ये तो ऑब्वियसली इज़ नॉट लीगल। किसी बार में बैठ के पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। और ये जो गुंडागर्दी का माहौल है, स्पेशली सोल्जर्स के ऊपर, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, ये जो चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। इसके ऊपर क्या करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। सर जी, प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं क्या बताऊं आदि, क्या कहें। ये दूषित समाज है, ये दूषित पुलिस है, क्या करें। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि दीज आर द एनिमीज विद इन। ये कैसे संस्कार के ये लोग हैं, और इनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। जो आपने पैटर्न की बात की, तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में किस तरीके का ये नैरेटिव चल रहा है। लोग अपने बच्चों को किस तरीके से बड़ा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं आर्मी में था, और जब अ, कई बार कॉन्वॉय वगैरह लेके जाता था हिमाचल वगैरह, खास करके छोटे छोटे बच्चे हमको सैल्यूट करते थे, और हम भी जवाब में सैल्यूट देते थे, वो खुश हो जाते थे। और ये देखो, ये नालायक दो मुस्टंडे, कहीं से एक शायद कोई ढाबा वाला था, एक कोई एयरक्राफ्ट का पार्ट्स बेचता था, कहीं से वो क्या अपस्टार्ट, टिपिकल अपस्टार्ट्स, वो मर्सिडीज गाड़ी खरीदे रखी हुई थी, उसमें ब्रिगेडियर साहब के घर के पास वो दारू पी रहे थे। और ब्रिगेडियर साहब, उनका नाम है ब्रिगेडियर पीएस अरोड़ा। ये वसंत विहार की बात है, 11 अप्रैल की। और उनकी पत्नी ने, नताशा अरोड़ा उनका नाम है, उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया। उनका बेटा भी उनके साथ था। उनका बेटा शायद आईआईटी में पढ़ता है, या वहां का आईआईटी का ग्रेजुएट है। तो इन लोग, उसके बाद उसने जब मना करने पर वो टिपिकल, उसने फिर अपना एक री, पहले तो झगड़ा किया, फिर री बुलाया। और ये सब आपने बिल्कुल सही कहा, ये पुलिस के प्रेजेंस में हो रहा था। पुलिस वहां से कोई 20-25 मीटर के ऊपर खड़ी थी, सारा तमाशा देख रही थी। बाद में, और एफआईआर आपको बता दूं, 45 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। और फिर वो दो, वो एक कोई सतेंद्र एलिया सोनू, कोई बहुत यंग लड़का भी नहीं, 49 साल का, और एक संजय शर्मा, 46, इनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट हुए वो। और वो भी खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, उनके इंटरवेंशन के बाद उन्होंने अब सिक्योरिटी उनको प्रदान की। तो आप सोचो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर इंटरवीन नहीं करेगा तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये तो फौज के लिए भी शर्म की बात है। और आप एक बात बताइए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्या अगर ब्रिगेडियर की जगह कोई आईजी या डीआईजी होता, तो क्या पुलिस इसी तरह से मूक मूक दर्शक बनी रहती? अगर एक रेसिडेंशियल एरिया में गाड़ी में बैठकर कोई दारू पी रहा हो, तो क्या वहां के, मतलब क्या कहते हैं कि वहां के जो रहने वाले हैं वो मूक दर्शक बन के रहेंगे? और ये कौन है जो गाड़ी में, कैसे लोग ये दारू पीते हैं यार? ये समाज के सबसे घटिया किस्म के लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और ऐसे घटिया तत्वों का
आप एक इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर के साथ एक तराजू पर आप तौलने की कोशिश कर रहे हो। यू लॉज एन एफआईआर आफ्टर 45 आवर्स। ये तो साफ दिखाता है कि पुलिस कितना रिलक्टेंट थी। ये तो आम बात है उनके लिए। अब है क्या सर कि मान लीजिए यहां तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इंटरवीन किया क्योंकि एक हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर थे। आप समझ जाओ कि हमारे देश में आम जवानों के साथ क्या गुजरता होगा और कौन उनके बिहाफ में इंटरवीन करता होगा सर। कोई है क्या, कोई कांटेक्ट नंबर है क्या, होना चाहिए बाय द वे। अभी डाला है सर, और ये अभी बनाया जो है। भी है ये जो भी है ठीक है। और अब देखो इससे ये ना आप इसके पहले देखिए उड़ीसा में एक इंसिडेंट हुआ। वो कैप्टन और उसकी वाइफ के साथ तो किस तरह से वो बदतमीजी की गई और ये हुआ। छोटे लेवल ये पुलिस के पास गए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। द लेफ्टिनेंट जनरल हैड टू गो टू सर्विंग जज। ठीक है सर। 2025 अगस्त अगस्त 2025 पिछले ही साल की तो बात है कि एक वो पुष्पेंद्र सिंह बात पटियाला में बेटे के साथ पार्किंग के लिए कुछ ये हुआ, कोई 12 पुलिसमैन थे, बदतमीजी की, मारा पीटा सब कुछ। अच्छा ये सारे इंसिडेंट्स में तो कोई तो बताते ही है ना कि भैया यार देखो मैं फौजी हूं, मैं इस रैंक का हूं, मैं ये हूं। लेकिन फिर भी ये इस तरह का बिहेवियर। तो फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, सीबीआई इंक्वायरी हुई। और आपको मालूम है उनकी उनकी और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी है, छोड़ो ये पुलिस वाला है क्या है, कोई भी आदमी एक बार जब आपके साथ कोई महिला है, उसका बेटा है, वो अपना एक ऑफिसर है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसके साथ तुम अगर व्यवहार करते हो तो तुम कैसी पैदाइश हो यार। तुम कैसी गंदी पैदाइश हो। आप कर सकते हैं सर। मुझे याद है एक बार मैं फौज में ही मैं एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहा था किसी का। तो उसमें मुझे कुछ विटनेस में वो महिला का भी लेना था, मतलब जो अफसर थे उनके पत्नी का। मैं मैं उनको बिल्कुल जिस तरह से कहता है कि मतलब एक ऑनरेबल लेडी को जैसे ये किया जाता है, कंफर्टेबल बना के पूरे रिस्पेक्ट देकर मैं उनको ये जो भी मेरे को पूछताछ करनी थी मैं किया। और फिर भी दिल में कहीं एक वो थी यार कि ये सही नहीं है, मतलब ये भगवान न करे कोई इस पोजीशन में किसी को डाले। ठीक है ना, लेकिन ये देखो यार ये कैसी पैदाइश है ये। और बात साहब के साथ भी यही हुआ। उनकी पत्नी जब गई है तो एफआईआर करने, तो पहले एफआईआर अननोन पर्संस के खिलाफ ये किया है। अब 2024 में आप चले आइए। 2024 में कमांडो पोस्टेड इन लद्दाख, ठीक है। आपको मालूम है ये जयपुर में, ठीक है ना, शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन पे उसको पकड़ा। बाकी जो किया सो किया। वो फिर ये गंदी पैदाइश वाले लोग बोलते उसको बोला कि बोलो कि पुलिस आर्मी का बाप है। अरे यार ये तेरे बाप ने तेरे को सिखाया, यही तेरे बाप ने सिखाया है, यही संस्कार दिए है तेरे को। आर दीज द वैल्यू सिस्टम्स। और उसके बाद से वो देन मिनिस्टर राजवर्धन सिंह राठौर हैड टू इंटरवीन। ठीक है सर। तो ये सब केसेस में आप देखोगे कि जुडिशरी बाद में इंटरवीन करती है, तब जाके कुछ मामला मतलब ये होता है। ये हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी।
एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरवीन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और मैं एक आध बात बताता हूं आपको, आदि, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, डिस्पाइट ऑल इट्स ड्रॉबैक्स, वॉट एवर इट इज, आज अगर देश में हाई कोर्ट नहीं होता तो पता नहीं इस देश का क्या होता। और जब हाई कोर्ट जजेस की बात मैं कर रहा हूं, यस दे हैव अ, मेरे साथ मैं आपको दो इंसिडेंट में बताऊंगा जहां पे आर्मी से रिलेटेड है और हाई कोर्ट जजेस का। एक बार मैं जा रहा था दिल्ली से पटना, तो वाराणसी में कोई, वाराणसी या मुगल सराय में कोई व्यक्ति चढ़े, और ही वॉज वेरी डिस्ट्रॉट, और बस वो रो ही जा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर आप की तारीफ, तो उन्होंने कहा मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जज हूं, और मेरी यंग डॉटर का देहांत हो गया, उसी का अंतिम क्रिया करने में आया था। फिर कुछ देर के बाद मैंने, वो ठीक हुए तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि देखिए पता नहीं पटना में मैं उस समय ये मोबाइल फोन्स नहीं थे सर, कि गाड़ी मुझे पटना में वो नहीं लाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, शायद मेरी गाड़ी आएगी, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप उसका कष्ट, मैं टैक्सी ले लूंगा। बोले नहीं सर, आप टैक्सी नहीं लेंगे, आपकी गाड़ी आएगी। सो देयर वर टू थ्री आर्मी ऑफिसर्स, वो दानापुर के थे। उसमें उनको मैंने कहा कि भाई सुनो यार, ऐसा है, एक ऑनरेबल जज साहब जा रहे हैं, उनका ऐसा ऐसा है, ये वो नंबर दे रहे हैं, इसको नंबर को उतरते के साथ एमसीओ को फोन कर देना, ऑफिस से फोन कर देना कि उनकी गाड़ी पटना में पहुंच जाए। वो गाड़ी आ गई। एंड डू यू नो सर, इन द इवनिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट हाई कोर्ट जज कि थैंक यू कंवल साहब, ये ये आप लोग का, फौजी लोग का जो कमिटमेंट होता है ना, वो मैं हमेशा बहुत एडमायर किया हूँ। दिस वाज वन इंसिडेंट। द सेकंड इंसिडेंट व्हाट समबडी वाज गिव मी, आई वाज डूइंग अ कोर्स इन माओ, तो एक ऑफिसर थे, वो सीनियर कमांड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि भाई ऐसा, आप जानते जानते भी है, बाद में रिश्तेदारी भी हो गई उनसे, कि ये एक लेटर है, हिज वाइफ वाज डॉटर ऑफ ए हाई कोर्ट जज इन पटना। तो मैं गया, मैं बोला कि रिंग, डोरबेल, वो कॉल बेल बजाया, उन्होंने खोला। मैं बोला कि उनके लिए एक ये लेटर है। तो उन्होंने बैठाया मेरे को, फिर चाय वाय पिलाया, एंड देन ही टोल्ड मी, कि सिंह साहब, यू आर्मी ऑफिसर्स मेक एक्सेलेंट हस्बैंड्स। एंड बोला कि मैं तो धन्य हूं अपने दामाद से, अगर मेरी दूसरी बेटी भी होती तो मैं आर्मी ऑफिसर से शादी करता। तो ये एक, मैं ये कॉन्ट्रास्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक तरफ ये देखिए और दूसरे तरफ ये गंदी पैदाइश के लोग देखिए। ठीक है सर। अब है क्या कि ये पुलिस की ये मानसिकता क्यों है सर, इस पर आप गौर कीजिएगा। दिस इज ए टिपिकल कोलोनियल माइंडसेट। ठीक है, कि आ, एक एक बेरोजगार, रोजगार का भूखा आदमी, वो जब पावर जब होता है ना, पावर उसको मिल जाता है, वो मतवाला हो जाता है, और वो फिर लोगों को अपना गुलाम समझने लगता है। अच्छा, ये जितने ये पुलिस वाले हैं, माफ कीजिएगा, नॉट, मैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप इनसे एक सवाल जरूर पूछना कि पुलिस में भर्ती होने के पहले तुम्हारी पुलिस के बारे में क्या राय थी?
ये सवाल इनसे पूछना चाहिए, लेकिन क्या करें, पावर का कुछ ऐसा रंग होता है। तो क्या है सर कि जो पावर का जो पावर मिसप्लेस सेंस ऑफ पावर आई वुड से, एंड मोनोपोली ओवर फोर्स, इनको ये लगने लगता है कि सभी पूरी दुनिया गुलाम है। आई कैन गेट अवे विथ रन अवे करप्शन, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इन लोगों का आखिर नेशन बिल्डिंग के साथ क्या वास्ता होगा सर? उसको क्या मतलब है किसी कि आपने सैटेलाइट छोड़ दिए, आपने ओलंपिक्स में इतने मेडल आए, इतने उसको उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। अब है क्या सर कि जब आप इस तरह से लोगों को डीह्यूमनाइज करेंगे, आपने आज कर्नल और वो ब्रिगेडियर और कर्नल के साथ किया, अगर इस तरह और जवान के साथ जो करते होंगे करते ही होंगे, आप अगर इस तरह से लोगों को डीह्यूमनाइज करोगे तो क्या क्या नेशन बिल्डिंग होगा सर? व्हाट एवर इन इन गंदी पैदाइश वालों का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग का? मैं ऐसे तत्वों की बात कर रहा हूं। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट का है ना सब प्रिंसिपल, सकअप एंड पिस डाउन, ठीक है सर। और वेल मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं कि मैंने जब पहली किताब लिखी थी तो आई रोट इट अंडर द एजिस ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो उस समय वहां के चेयरमैन होते थे डॉक्टर आर के मिश्रा, फेमस फॉर दैट नियाज नायक आर के मिश्रा टॉक्स बैक चैनल डिप्लोमेसी, जब कारगिल चल रही थी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक बार राजीव गांधी, वो उस समय राज्यसभा के मेंबर थे, तो राजीव गांधी ने उनको कहा कि सुनिए आप एक काम कीजिए, आपने एक कमेटी बनाइए और जाइए और देखिए कि पूरे देश में गवर्नेंस का क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू गवर्नेंस। तो कोई 2-3 महीने के बाद फिर वो राजीव गांधी से मिले, तो राजीव गांधी ने उनसे पूछा कि क्या है आपका काम कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा आई कांट टेक इट एनी मोर। तो इन्होंने राजीव गांधी ने कहा कि क्या मतलब है, क्या 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 मतलब है आपका? तो बोला नहीं सर, ये इट इज डिस्गस्टिंग। कहता है कि जहां भी स्टेट एपरेटस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस का पब्लिक के साथ इंटरफेस होता है, पब्लिक जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस को दुश्मन की तरह देखती है। दिस इज टिपिकल कॉलोनियल माइंडसेट। और इसी कॉलोनियल माइंडसेट के तहत वो पुलिस आर्मी को अपना दुश्मन समझती, जो भी हो। आई मीन उनका दे हैव होल लॉट ऑफ मतलब एक अजीब तरह का इनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि नहीं आर्म फोर्सेस भी तो कॉलोनी नहीं है। आर्म फोर्सेस 47 के पहले कॉलोनियल होगी, लेकिन याद रखिएगा कि आर्म फोर्सेस में इंडियन नेशनल आर्मी भी बनी थी उसी में से नेवल म्यूटनी भी हुआ था, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान बना। कोई 8,000 किलोमीटर आपके 8-9 हजार किलोमीटर आपके बॉर्डर्स बन गए, नए बॉर्डर्स बन गए। तिब्बत का बफर स्टेट जाता रहा। सो जो ब्रिटिश टाइम में थ्रेट परसेप्शन था और जो इंडिपेंडेंट इंडिया भारत का जो थ्रेट परसेप्शन था, उसमें बिल्कुल बदलाव आ गया, तभी एक्सपेंशन हुआ। तो हमने वो कॉलोनियल माइंडसेट, वो मतलब जो भी होगा नहीं होगा, पहले भी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए यूज होता था इसमें, ठीक है। तो ये है अच्छा, कॉलोनियल माइंडसेट क्या है सर कि आपने कभी सोचा है कि वाई देयर इज करप्शन इन दिस कंट्री?
जो मर्जी आप कर लो, तनख्वाहें तनख्वाहें दुनिया भर की तनख्वाह मिल रही है आजकल। माइंड बॉगलिंग, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा कि क्या मतलब कहीं पे तो एक आईआईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज्यादा एक पुलिस के एक कांस्टेबल की तनख्वाह है। ये शॉकिंग लगेगा आपको। तो सर ये क्या है कि ये कॉलोनियल, तो उनको करप्शन और अपशन से कोई इतना मतलब नहीं था। दे वर पर्सनली नॉट करप्ट जो ऑफिशियल्स होंगे, लेकिन उनको का उन्होंने तहसीलदार की तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाई। वो जानते थे कि इसमें इनहेरेंट है। एक मैं किताब लिख रहा था, एक सॉरी एक किताब है, लिगेसी टू ब्यूरोक्रेसी, एक साहनी साहब है। ही रिटायर्ड एज द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हिज ब्रदर वाज द कमांडेंट ऑफ एनडीए। तो एक उन्होंने किताब में, ही वाज आल्सो द डीएम ऑफ अलीगढ़, ठीक है ना, बाद में 1958 बैच आईएएस के हैं है वो। तो वो और उनके फादर डायरी लिखा करते थे, वो भी डायरी लिखा करते थे, वो वहां पे वॉक वॉक करते थे। सो ही सेड कि उन्होंने डायरी दिखाई, मैं बोला यस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बुक। तो एक उसमें एक वाक्य है कि एक अंग्रेज जो डीएम था अलीगढ़ का, तो वो एक दिन देखा कि संडे को जो उनका चपरासी है राम सिंह, वो हैगल कर रहा है लोगों से कि नहीं नहीं, और दिन 1 रुपया लगता था मिलने का, आज संडे है, आज 2 रुपया लगेगा। एंड ही वॉज ओवर हियरिंग इट। तो वो जो मिलने वाला था, वो कुछ लोग दे डिमर्ड कि भाई ये रेट क्यों बढ़ा दिया तुमने। तो अंदर से कलेक्टर साहब ने चिल्लाया, कहा कि देखो राम सिंह, जो मिलता है वो ले लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उनका ये एटीट्यूड था, ये कॉलोनियल माइंडसेट थी। तो सर ये देखिए क्या है कि अगर एक एसएचओ किसी पुलिस स्टेशन का करप्ट हो जाए, तो समझिए कि पूरा पुलिस स्टेशन करप्ट है। ठीक है सर। आप पुरोहित की केस में देख लो, दैट वाज सबवर्जन, करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल। वो आज भी घूम रहा है, वो जो परपेट्रेटर जो था इसका। और उसमें क्या था कि पूरा हिंदू टेरर बनाने में ये पुलिसियों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, फैब्रिकेट करने में। एंड देवर इन कहूट्स विद द पॉलिटिशियन। अब आपको मैं बताता हूं कि, और ये जितने आईपीएस वाले हैं इसको थोड़ा सुन ले आपको, मैं 2 केसेस बताऊंगा जहां पर एक सिपाही जो इसी से जुड़ा हुआ है कि वेर सिपाही सिपाही, ठीक है, कांस्टेबल हैज डिस्प्लेड मोर कैरेक्टर देन एन इंडियन पुलिस ऑफिसर। आज बहुत खुशी की बात है सर कि फाइनली, आफ्टर हैविंग सफर्ड सो मच बिकॉज ऑफ द सेम नाली का कीड़ा जिसको मैं बोलता हूं, वो आज ही हैज बीन एब्सॉर्ब्ड एंड ही हैज पिक्ड अप द रैंक ऑफ ए ब्रिगेडियर। मैंने उनसे बात की थी। पहली बात तो मैं बता दूं कि when he got out of jail, I was driving from my village। तो 1 सवा घंटे का रास्ता है, तो उधर से एक फोन आया। तो मैंने उठाया, तो उन्होंने कहा कि सर दिस इज कर्नल पुरोहित स्पीकिंग। तो मैंने गाड़ी साइड की, मैंने कहा बेटा बोलो, कब निकले तुम। बोला सर अभी निकला हूं, और मैं सबसे पहले आप ही से बात कर रहा हूं। और कहा कि सर इस 10 साल आप जितनी आर्टिकल्स लिखते थे, जितने डिबेट्स आपके होते थे, जो आप मेरे पक्ष में बोलते थे, माई वाइफ यूज टू ब्रिंग इट टू द जेल। और सर मैं आई टेल यू दैट यू न्यू माई केस बेटर देन मी।
ठीक है। फिर आपको तो मालूम है जब हम लोग वहां पे पुणे में मिले, तो देन ही वाज टेलिंग मी कि देखो क्या है, पंचमढ़ी में ही वाज डूइंग एन अरेबिक कोर्स, कैसे झूठा एक मूवमेंट ऑर्डर दिल्ली का दिया, किस तरह से उसको ले आए वहां पे महाराष्ट्र में उसका उसकी बात पिटाई करते रहे, उसके पीट पीट के उसको कागज दिया लिखने के लिए कि बोलो कि मैं इन्वॉल्व था। ठीक है, बाद में उसके फादर इन लॉ 80 ईयर ओल्ड मैन जो कि इसरो में थे, कभी थे, उनको बुलाया, उसको बुलाया कि देखो ये हाल इसका कर दूंगा, आप ये लिख के दो कि ये आपके यहाँ से फिएट गाड़ी में ये हथियार लेके जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं 80 साल जी चुका हूं, जो करना है कर लो, मैं नहीं लिखने वाला। ठीक है। एंड देन हिज वाइफ गॉट अप एंड शाउटेड डाउन दिस एडीजी, जो भी उनका होता है एडीजी पुलिस जो है उसको। और फिर ये लोग आए, अ, थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे, कहे कि नहीं नहीं हमने पूरी तहकीकात कर ली है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसने इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये इसको बोला कि यू कैन गो। तो ये बोला सर कम से कम गाड़ी दे दो, एक जाने के लिए आपने तो ऐसी हालत कर दी है मेरी। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओ, कोई गाड़ी जा रही होगी उससे लिफ्ट ले लेना। तो इसने कहा कि अच्छा सर, आपका भी तो घर उधर ही है ना, तो आप मेरे को ड्रॉप कर देना ना उधर, जहां से मेरे को कोई ऑटो वगैरह मिल जाए। ठीक है, ऑटो या टैक्सी। वो चला गया। आपको मालूम है किस पुलिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद, जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, ही लिम्प्ड बैक टू हिज रूम और अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। तो एक कांस्टेबल आया और उसने अंदर से रूम को बोल्ट कर दिया और बोला कि, एंड ही फेल ऑन हिज फीट, पुरोहित के, और कहा कि सर आप मैं आपसे भीख मांगता हूं, आई बेग यू डोंट लीव दिस प्रेमिसेस। बोला सर ये देखिए, आप मेरे गुरु हो, यू शुड टेक क्लासेस ऑफ द एटीएस। ठीक है ना, वो जो रघुवंशी के टाइम में, बाद में करकरे के टाइम में, एंड द लास्ट वर्ड ऑन करकरे हैज नॉट बीन सेड, आई विल जस्ट स्टॉप एट दैट। ठीक है ना। तो उसने बोला सर आप मेरे गुरु हो, आप मत जाओ। फिर उसने बोला देखिए मुझे पिस्टल दिया गया है एक, आपको, आप जैसे ही निकल, मतलब कहा गया कि आप जैसे ही निकले आपको मार देना है सड़क पे, और ये पिस्टल आपके बॉडी में डाल देना है। तो ये एक कांस्टेबल का कैरेक्टर है। ठीक है। आप तुका 26 से 11 में तुकाराम ओम्बले। ठीक है। व्हाट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ तुकाराम ओम्बले? अजमल कसाब अगर मारा जाता तो पूरा हिंदू टेरर का नैरेटिव तो बन जाता, है ना सर? तो किसी दैविक शक्ति ने उसको ये प्रेरणा दी, और जो भी हुआ, तुकाराम ओम्बले was also from the army. Sorry, he was an ex-serviceman. He had served in the army. ये भी लोग नहीं भूले। ठीक है ना सर? अब ये देखिए क्या है कि 26/11 का जो केस है, इसमें ये एक बड़ा, एक तगड़ा वो, इट्स एक्स द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जाम्पल of this police officer, politician, anti-nationals, पाकिस्तान, उसका नेक्सस।
ये पुलिस ऑफिसर्स कौन है सर, ये भी आप जानिए। ये सब के सब कोई आईआईटी में, कोई हिंदू कॉलेज में, कोई सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, ये सब आईएएस ज्वाइन करना चाहते थे सर। इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि हम वर्दी पहनेंगे, ठीक है ना। सबका टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ देम। और जस्ट रोजगार के लिए पुलिस मिल गया, रोजगार है, रॉब है, तो इन्होंने पुलिस की वर्दी पहन ली। अब वहां से इनके चरित्र में बदलाव आने लगा। आईएएस ना बनने का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रौबदारी का कॉम्प्लेक्स, और जो मैंने कहा दैट कॉलोनियल माइंडसेट। एक मेरे फ्रेंड थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे रांची के, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन पुलिस सर्विस के साथ क्या है कि जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, जो इंस्पेक्टर्स है, दरोगा है, वो अपने ऑफिसर से ज्यादा मैनली और फिट है। दैट वाज हिज रीडिंग। तो ये क्या है सर कि ये जो पीसीआर वैन वाला जो था, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, ये पीसीआर वैन वाला, ये दिस इज कॉवर्डिस। तुम वर्दी पहने हुए हो, जो उनका, ना ही केवल तुमने अपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट किया, यू डिस्प्लेड कॉवर्डिस। और हो सकता है आप एकम्प्लिस भी हो इसमें। तो मैं लीडरशिप और हमारी जनता से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपका मतलब क्या है कि देश के अंदर एक फौजी अपना इज्जत लुटाते रहे और फिर उम्मीद करे कि बाहरी बाहरी ताकतों से आपका इज्जत बचाए। क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है? और तब मैं कहूंगा सर कि ये जो पैटर्न की आपने बात की, एक कानून बनाने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं को दे शुड बी लेबल्ड एज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। जो पटियाला में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, दिस इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। ऐसा कानून बनना चाहिए कि आप किसी भी फौजी का अपमान, उसके प्रति हिंसा अगर आपने करने की कोशिश की, तो आपको, आप सजा के हकदार होंगे। वरना मैं आई डोंट सी एनी वे आउट। और दूसरा है, थोड़ा मेरा फौजियों से भी कुछ निवेदन है कि देखो, ये सकअप पिस डाउन वाले तत्वों को थोड़ा समझिए। इनको आप सीधी उंगली से नहीं डील कर सकते हैं, ठीक है। और आपको तो इनसे लड़ना ही होगा। आपको, आप देखिए, ये क्यों लड़ना होगा? इन डिफेंस और डेफरेंस टू द मोरल of the armed forces, in deference to the institutional integrity of the armed forces, in deference to the nation building of the country। आपको क्यूआरटीज बनाने से किसने रोका है? किसने रोका है? कानून के दायरे में अपने आप को दिखाते हुए, अगर आप इमेजिनेटिव हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब ये क्या है सर, ये परफंक्ट्री, ये जो रूटीन, जो रूटीन उसका एक फॉल आउट होता है। हाँ जी, वी हैव टेकन अप द मैटर विद द हाईएस्ट लेवल है, वो उसको उसको गिल्टी को हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और उसको सस्पेंड करते समय वो जो अफसर उसको विंक मारता है, ठीक है।
कि जा आराम कर, खा पी के मजे ले, थोड़ी देर आराम कर, फिर वापस आ जाना। तो मेरा अपने ये फौज के सीनियर अफसर से और बाकी उनसे ये अनुरोध है कि आप भी थोड़ा विंक मारना सीखिए। आप विंक मारना नहीं सीखेंगे तो ये जो तत्व है, ये सकअप पिस डाउन वाले, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्या है सर, जो आप पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशनल, पुलिस का जो है इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है सर ये। अब इसको कौन ठीक करेगा? जुडिशरी तो भाई केस टू केस बेसिस पे वो डील करेगा ना। इट कैन नॉट पास अ ब्लैंकेट ऑर्डर। तो आपने इसको, आप ही ने डील करना है। और मैं ये बता दूं, मैं रिमाइंड एंड रिएटरेट that maintenance of morale and institutional image of your unit or your formation or the army, navy, air force as such is a function of command. अगर ये बार बार हो रही है, एक पैटर्न है, तो समवेयर देर इज अ फेलियर ऑफ कमांड। आपका जो रिस्पॉन्स है वो हार्ड हिटिंग होना चाहिए और अप्रोप्रिएट, टाइमली एंड हार्ड हिटिंग। और जब हार्ड हिटिंग होता है सर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ भी इन द फाइनल एनालिसिस ये हार्ड हिटर्स को ही फेवर करता है। ठीक है, उसका अपना ही एक, इट सेट्स अ न्यू पैराडाइम। ठीक है ना, वो एक नया कोर्स। तो आप हार्ड हिट करोगे तो दुनिया तो करेगी, लॉ भी बाई एंड लार्ज आपको रिस्पेक्ट करेगा सर। और देखिए, वो वहां पर उड़ीसा में जो हुआ, एक कमांडो था, सॉरी, ये राजस्थान में हुआ, एक जवान था। उड़ीसा में हुआ कैप्टन था। यहाँ जो हुआ आपके पटियाला में, वो एक कर्नल था। कर्नल सर्विंग विथ वन ऑफ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यू नो दैट, सेंसिटिव नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेशन पे, मेरी तरह। और अभी जो हो रहा है, ये अभी एक ब्रिगेडियर के साथ हुआ, आगे सुन लीजिएगा किसी मेजर जनरल के साथ होगा। ठीक है ना सर? दूसरा मेरा अपने ये फौजी भाइयों जो आजकल वो अमेरिकन टर्म वेटरन यूज करते हैं, उनसे ये भी अनुरोध है कि ये ना, जो आप जंतर मंतर पे ओआरएपी के लिए ये चीप और अनवर्दी जो स्लोगनरिंग कर रहे थे ना, साडा हक इत्थे रख, हाँ, आपको तो इन सब चीजों के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना? वहां पे वो घटिया स्लोगन, मैं उस समय भी इसके बिल्कुल खिलाफ था। और उस समय पुरोहित का भी केस था, उसके बारे में एक इन्होंने चू नहीं की सर इन्होंने। तो जंतर मंतर पर इसके लिए जाना चाहिए। ठीक है ना? और एक और मुझे अनुरोध है कि जब इतने सारे आपके इस तरह के इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वालों का सामना आपको करना है, आपको दुनिया के जो ये थर्ड फ्रंट है उससे आपको बचाना है, कृपया कानूनी रूप से हथियार एक्वायर करें और अप, अपना इज्जत और देश का इज्जत बचाएं। शूट द बास्टर्ड। शूटिंग डजंट मीन किलिंग।
ठीक है सर? अरे कम से कम अपना नहीं, अपने पत्नी और अपने बेटे का तो बचाओगे ना। और याद रखिएगा कि ये पैटर्न नहीं है। द एनिमी विद इन कम्स इन मेनी शेड्स, और थर्ड फ्रंट से भी लड़ना आप ही का काम है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। अमूमन मैं जियो पॉलिटिकल मैटर्स पर आदि आपके प्रोग्राम में आपके प्लेटफॉर्म पे आता हूं, लेकिन आज बड़ा ये, मैं जब पढ़ा 2-3 दिन पहले, मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। भारी हो गया तो एक चिंता चिंता भी मुझे हो रही कि आखिर इसका उन्मूलन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन। और सोल्यूशन है कि फाइनली आपके और आपके परिवार की इज्जत आप ही के हाथ में है। करेक्ट। और अगर हम अपनी इज्जत नहीं बचा सकते हैं ऐसे नाली के कीड़ों से, तो हम मां भारती को क्या बचाएंगे सर? सही बात है सर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। समवेयर डाउन द लाइन समथिंग नीड्स टू बी डन एंड नीड्स टू बी डन क्विकली। थैंक यू सर, सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट इज टेकन अप। ऑल्दो मीडिया ने काफी इसके ऊपर शोर मचाया, बट आई समहाउ मीडिया का शोर मुझे समझ में नहीं आता है। बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। ऑडियंस, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज शेयर योर थॉट्स, योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक अबाउट व्हाट सर सेड। एंड ऑफ कोर्स चैनल को अगर आपको सपोर्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, ज्वाइन आवर ग्रुप्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।